अच्छा, ये देखो, अच्छा सबको ये पेज दिखाई दे रहा है? और ये बड़ा सिंपल पेज है जो पहले से आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? बताइए इस पेज में क्या है? ये अगर मान लो ठीक है, यूआई है ये। पहली बात तो देखो, हम तुम यूजर है, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले लोग हैं, हम लोग इसको ओपन करके एक्सेस कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस या यूआई। अगर इसमें पूछे क्या है, लीड इंफॉर्मेशन। लीड इंफॉर्मेशन में भी क्या है, या कहीं अक्सर किसी पेज पे क्या होता है? पेज पे अगर किसी भी यूआई पे, किसी यूआई एप्लीकेशन के किसी भी पेज पे पहुंचोगे तो जनरली वहां दो चीजें होती, एक डिजाइन और दूसरा डेटा। और क्या होता है? एक डिजाइन और दूसरा डेटा। जैसे ये किसका है? मारिया मिलर की इंफॉर्मेशन यहां दिख रही है ना? तो एक तो ये क्या है? ये एक डिजाइन है, ठीक है, और उसमें मारिया मिलर का क्या है? डेटा। दूसरा कोई पेज खोलोगे तो डिजाइन क्या दिखेगी? सेम दिखाई देगी, लेकिन डेटा किसका होगा? किसी दूसरे आदमी का होगा। अगर किसी, तो मतलब एक सॉफ्टवेयर में है ही क्या? डेटा और डिजाइन। असली चीज क्या है, डेटा या डिजाइन? डेटा। अगर थोड़ा अच्छा न भी लिखे, लेकिन हमारे लिए ये सबसे जरूरी चीज होती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी आए और करेक्ट आए। मेन तो यही है ना एक सॉफ्टवेयर का। तुम्हें जरा सोच के देखो, अगर तुम फेसबुक यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, कोई भी दुनिया भर के एप्लीकेशंस यूज करते हो, है ना, कोई भी एक वेब एप्लीकेशन यूज करते हो, तो तुम्हें पता होता है सर्वर है और ढेर सारे क्या है? क्लाइंट्स हैं, है ना? और उस सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर तुम यूज कर रहे होते हो उस टाइम पे, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता क्या यार? कुछ नहीं, सिर्फ डेटा ही तो होता है। सिर्फ क्या होता है? डेटा पे ही तो काम करते हो तुम। और डेटा भी एक तरह से मान के चलो, अगर हम एक सॉफ्टवेयर में देखें तो सबसे मेन चीज क्या है? डेटा। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, डेटा भी दो तरह का हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है और डायनेमिक हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे अगर तुम यहां देखो अपना, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ये सब क्या है? फिक्स है ना, हर बार लिख के आएगा ना, डिटेल चाहे जिसके आए। ये भी तो डेटा ही है, ये भी तो क्या है? डेटा है, लेकिन ये क्या है? स्टैटिक है। और फिर यहां इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये डेटा कैसा है? डायनेमिक है। ठीक है, इधर देखो, बैठ जाओ। आगे जिसमें देखो 4 लोग हैं, इस टेबल पे बैठ जाओ, बैठ जाओ।
है ना। तो एक सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं है यार, मेनली क्या है, डेटा, और वो भी इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, जो क्या है स्टैटिक, और मेनली क्या डायनामिक, कुछ डेटा बदल रहा है, तो यही है ना। और अच्छा बताओ, सॉफ्टवेयर्स में जनरली तुम करते क्या, या तो तुम डेटा क्या करते हो, क्रिएट करते हो। क्रिएट कैसे करते हो सॉफ्टवेयर में एक डेटा, जैसे तुम गए इस सॉफ्टवेयर में, न्यू किया, प्लस बटन पे क्लिक किया, लीड पेज आया, लीड पेज में सारी इंफॉर्मेशन भरे, और सेव बटन पे क्या किए, क्लिक की, सेव बटन पे क्या किए, क्लिक किए, तो देखो जैसे मान लो यहाँ आए, प्लस किया, क्रिएट लीड पेज क्या हो गया, ओपन हो जाएगा। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, मान लो लास्ट नेम फिलअप किया, है ना, फ़ोन नंबर फिलअप किया, और इसके बाद कंपनी का नेम फिलअप किया, मोबाइल नंबर कुछ भी फिलअप किया, और इसके बाद सेव बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, याद है ना ये यूआई है, ये क्लाइंट है, जैसे ही सेव बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, यहाँ से कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास, सर्वर रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट में से डेटा लेगा, और डेटा को ले जाके डेटाबेस में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तभी तो बार बार जब तुम इस आदमी की इंफॉर्मेशन देखना चाहोगे तो दिखाई देगी, कहीं वो क्या करेगा, फेक नहीं देगा, सेव करोगे, ले जाके डेटाबेस में क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो एक तरह से डेटा क्रिएट करता है, मतलब डेटा बेस में डेटा क्या करता है, ये स्टोर करता है। यही काम तो कर रहे किए तुम, और क्या किए। अच्छा, इसके बाद जरा लीड्स पेज पे आ जाए। लीड्स पेज पे आने के बाद हमने ये जो बनाया है उसका नाम क्या था, इसमें 28 है, 20, और दूसरे पेज पे कितने होंगे, 8, और ऐसे रहता है ना, तुम्हारी मेल भी सारी थोड़ी ना रहती है, एक पेज पे 50 रहती है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो 50 और खुलती है ना, वैसे ही इनके भी रिकॉर्ड्स। हेलो, ठीक है, जो बनाया है कि नहीं अभी, सेव नहीं किए थे ना किए थे यार, फर्स्ट पेज पे था। इस पे आ जाओ, ये यहाँ कहीं वो कंपनी का नाम क्या रखा था हमने, XYZ, ये आ गया कि नहीं। अच्छा, अभी हम इस पे क्या कर रहे हैं, इस रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, ध्यान से देखना, क्या किया, क्लिक किया, फिर क्या हुआ भाई, रिक्वेस्ट गई कहाँ, सर्वर के पास, सर्वर ने रिक्वेस्ट ली, सर्वर ने क्या किया, सर्वर पे जो डेटा डेवलपर का कोड था वो गया डेटा बेस में से क्या निकाला, डेटा निकाला, और डेटा निकालने के बाद उसको रिस्पांस में क्या किया, भेज दिया, वो आपको यहाँ दिख रहा है। इस बार तुमने कोई नया डेटा बनाया नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं किया, कुछ स्टोर नहीं किया, जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी उसे क्या किया है, निकाला है ना, उसे पाए हो ना। तो इसी एक तरह से ये कह सकते हैं, एक तो हुआ डेटा क्रिएट करना या डेटा स्टोर करना, एक हुआ क्या, डेटा क्या करना, गेट करना, गेट डेटा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। तीसरा काम क्या करोगे, हो सकता है एडिट बटन पे क्लिक कर दो, क्या कर दो, एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद तुम आए यहाँ पे, फर्स्ट नेम कुछ भी रख दिया, और इसको चेंज करके मान लो MNOP कर दिया, और अब क्या करो, सेव करो। फिर रिक्वेस्ट गई भाई कहाँ, सर्वर के पास, सर्वर ने ये रिक्वेस्ट में नया अपडेट वो डेटा लिया, और लेने के बाद क्या किया, रिस्पांस मतलब लिया, और डेटाबेस में जाके क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, और तुमको रिस्पांस पे नया पेज दिखा दिया कि भैया डेटा बदल चुका। तो यहाँ क्या हुआ, एक तरह से डेटा क्या हुआ, अपडेट। चौथा काम क्या कर रहे हो, चाहो तो डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हो, ओके कर दो,
डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो, तो एक चौथा काम क्या कर सकते हो, जब डिलीट बटन पे क्लिक किए तब क्या हुआ भाई, ये भी याद रख लो। फिर रिक्वेस्ट गई, फिर वही सर्वर के पास गई, फिर वही डेवलपर का कोड है, उसने क्या किया, गया डेटाबेस में क्वेरी चला के डेटाबेस से डेटा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्रिएट वाली क्वेरी, एक क्वेरी होती है इंसर्ट वाली, उससे डेटा क्या किया, इंसर्ट किया या क्रिएट किया। एक होती है क्वेरी सेलेक्ट वाली, उससे डेटा क्या करते हैं, गेट करते हैं। एक अपडेट वाली होती है, उससे डेटा क्या करते हैं, अपडेट। और एक डिलीट वाली होती है, उससे डेटा क्या करते हैं, डिलीट। जो भी है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, यही 4 काम तो सॉफ्टवेयर में करते हो, कुछ और करते हो? जनरली यही 4 टास्क है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में सोच लो यार। तुम फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट में गए, मोबाइल दिखा, क्लिक किया, मोबाइल खुल गया, मोबाइल की डिटेल आ गई, ये क्या है, गेट किए हो, रजिस्ट्रेशन किए हो, तब क्या किए हो, कुछ क्या किए हो, क्रिएट किए हो ना। कोई ऑर्डर किए हो सामान, तो क्या किए हो, क्रिएट किए हो। लेकिन ऑर्डर नंबर पे क्लिक करो और ऑर्डर की डिटेल आ जाए तो इसे क्या करते हैं, गेट किए हो। कई बार अपडेट भी करते हो ना, अपना एड्रेस अपडेट कर देते हो, कई बार चीजों को क्या कर देते हो, डिलीट कर देते हो। यही 4 काम तो करते हो एक किसी भी सॉफ्टवेयर में, और क्या कर रहे हो। और वो भी 4 काम किसके लिए, सारा खेल है डेटा का। वही, या तो डेटा क्रिएट करना है, या तो डेटा क्या करना है, डिलीट करना है, या तो अपडेट करना है, या तो गेट करना। क्लियर है ये, ठीक है। और इसीलिए याद रख, अच्छा तुम्हें एक बात तो ये बहुत पहले से पता है, क्या, रिक्वेस्ट और क्या, रिस्पॉन्स। जो क्लाइंट होता है वो क्या भेजता है, रिक्वेस्ट। सर्वर क्या करता है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या देता है, रिस्पॉन्स। क्लियर है। तो अब अगर ये देखें, रिक्वेस्ट और क्या, रिस्पॉन्स, तो रिक्वेस्ट कौन भेजता है, क्लाइंट। चलो ये भी लिख देते हैं, याद कर लो, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं ना। और रिस्पॉन्स कौन देता है, सर्वर। ठीक है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, क्लाइंट, सर्वर। और क्रिएट, गेट, अपडेट, डिलीट, यही 4 तरह के टास्क हैं। और इन्हीं काम की क्या भेजी जाती है, रिक्वेस्ट। और रिस्पॉन्स में या तो ये डेटाबेस से डेटा ले आते हैं, या तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं, या तो डेटाबेस में डेटा क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, या तो डेटाबेस से डेटा क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यही लोग क्लाइंट हैं जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और यही लोग क्या है, यही क्या है, सर्वर है। क्लाइंट कितने होंगे, बहुत ढेर सारे। सर्वर कितना होगा, एक। इतना क्लियर है। एक सेकंड, अब याद रखो। तो अच्छा, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं भाई, इंटरनेट ना। हम लोग वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, इंटरनेट की। और उसमें ध्यान से देखना, हर इंटरनेट में हर एप्लीकेशन का एक क्या होता है, उसको बोलते हैं एक वर्ड क्या, यूआरएल। ठीक। और यूआरएल भी कुछ ऐसा होता है जैसे flipkart.com ना। अब देखो यूआरएल भी देखते हैं जरा। मान लो इसी एप्लीकेशन में, या मान लो apowersoft में है, apowersoft.id। देखो पूरा अच्छे काम करते हैं, यही है ना यूआरएल। तो देखो यूआरएल कैसा होता है, एक यूआई पे जो पेज दिखता है उसका यूआरएल कैसा होता है। ये देखो, जितना इतना हिस्सा जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, बेस यूआरएल। क्या बोलते हैं, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्यों बोलते हैं, इस एप्लीकेशन के किसी भी पेज पे पहुंच जाओगे, किसी भी पेज पे पहुंच जाओगे, इतना हिस्सा क्या रहेगा, यूआरएल का सेम रहेगा, बाकी का हिस्सा क्या होगा, बदलेगा। जैसे यहाँ देखो, इस पेज का यूआरएल ये आया कि नहीं आया, देखो एक मिनट। लेकिन दोनों में देखो, इतना हिस्सा क्या है, सेम इसमें भी है और सेम इसमें भी है। बाकी का हिस्सा क्या है, अलग अलग है। ठीक है। ये देखो, जो फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर वाला जो पेज है उसका एड्रेस ये है, और जो स्टोर है उसका कौन है, ये है ना। तो यूआरएल है, ये भी समझ में आता है आपको। रिक्वेस्ट भेज रहे, क्लाइंट हो और क्या भेज रहे हो, रिक्वेस्ट। अब देखो, तो दोनों यूआरएल में एक क्वालिटी देखना,
जब भी किसी वेब एप्लीकेशन का यूआरएल होता होगा तो ये वर्ड जरूर लगा होता होगा, HTTP, है ना, HTTP। और इंटरनेट कहीं कहीं जगह तुमको HTTP दिखाई देगा और कहीं कहीं जगह तुमको HTTPS दिखाई देगा। जैसे यहीं देखो, ये जो वी टाइगर वाला एप्लीकेशन है, इसका यूआरएल क्या है, HTTP है। एक मिनट कॉपी करें, कंट्रोल C करें और कंट्रोल V करें, तो ये देखो शुरू का हिस्सा यहीं से HTTP से स्टार्ट होगा, पहले स्लैश के बाद पहले स्लैश तक यही हिस्सा क्या बोला जाएगा, बेस यूआरएल। ये भी क्या हो गया, बेस यूआरएल। इतना क्या हो गया, बेस यूआरएल। और उसमें भी सबसे पहले एक वर्ड लिखा होगा HTTP। ये बहुत जरूरी है समझना। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तुमको ये तो पता है कि एक वेब एप्लीकेशन होती है तो डेटा का ट्रांजैक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। कभी क्लाइंट डेटा भेजता है, कभी क्लाइंट डेटा क्या होता है, मंगाता है। सर्वर भी क्या करता है भाई, किसी किसी केस में डेटा ले रहा होता है आपसे, किसी किसी केस में आपको डेटा क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है। तो ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं, लेन देन डेटा का होता है कि नहीं। तो इसी डेटा के लेन देन के लिए कुछ वेब एप्लीकेशन में, जहाँ ये क्लाइंट सर्वर वाला आर्किटेक्चर है कि ढेर सारे क्लाइंट और एक सर्वर, तो यहाँ डेटा के लेन देन के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए कि आखिर ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करेगा। जैसे देखो बैंक है, उन्होंने भी तो अपने नियम कानून बनाए हैं, भैया यहाँ आके दोगे तो यहाँ टोकन मिलेगा, तो यहाँ ये होगा, तो यहाँ इतना पैसा होगा तो इतना मिलेगा। इस तरह से होता है कि नहीं। इसी चीज को बोलते हैं क्या, नियम कानून को ही। जब 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 नियम क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब जो नियम कानून ज़्यादा जिसे कहते हैं स्पेसिफिक होते हैं, तब उन्हीं के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, प्रोटोकॉल। क्या इस्तेमाल होता है, प्रोटोकॉल। इसीलिए कहा गया, इसको नाम क्या रखा गया, HTTP। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो वेब एप्लीकेशन में क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा का क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है। मतलब जो भी अपना एक, मान लो हम अपना एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहें तो हम क्या बनाएंगे, मान लो एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहे वेब एप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे, सर्वर बनवाएंगे और उम्मीद करेंगे ढेर सारे क्लाइंट क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। और हम भाई रिक्वेस्ट आएगी, हम क्या भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके लिए हमें जो डेवलपर होगा वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। क्लियर है, HTTP। इसमें क्या है, बस डेटा और डेटा का लेन देन जान तो रहे हो तुम ही कि भैया यहीं पे क्या कर देते हो। जैसे ऐसे देखो, हम इस पे क्लिक कर दें तो क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट गई किस प्रोटोकॉल के सहारे, HTTP। फिर वो रिक्वेस्ट लिया सर्वर, डेटा को जो डेटाबेस से निकालना था निकाला, और निकालने के बाद रिस्पांस में दिया किसके पास, सर्वर से क्लाइंट के पास। वही प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। HTTP बताता है कि डेटा का ट्रांजैक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे होगा। क्लियर है ये, तुमसे पूछेंगे ये इंटरव्यू। और देखो, लेकिन एक चीज होती है, जैसे मेरा डेटा मान लो हम यहां से रिक्वेस्ट भेजें तो कहां जाएगा, यहां से भाई सर्वर पे जाएगा, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी जाएगा। मान लो यहां से अभी हम इसको क्लिक करें तो यहां से क्या होगी, रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट कहां जाएगी भाई, मान लो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो भाई एयरटेल के हो सकता है किसी मोबाइल से कनेक्टेड हो, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी, पहले मोबाइल से पहुंचेगी कहाँ, टावर से पहुंचेगी एयरटेल के ऑफिस, एयरटेल के ऑफिस से पहुंचेगी मान लो जहाँ जाना है जिस वहाँ एयरटेल के ऑफिस, वहाँ से वो भेजेगा कहाँ, जहाँ सर्वर है बेंगलोर। तो ये होगा ना, फिर वहाँ से वो रिस्पांस देगा, फिर डेटा टहलते हुए हर जगह टावर से होते हुए, मोबाइल से होते हुए आखिर मेरे लैपटॉप में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब बताओ, इसी में ये नेटवर्क में बहुत है ना भाई, डेटा गया, टावर ने लिया, टावर की किसी डिवाइस ने लेके फिर उसको आगे कहाँ भेजा, कहीं और भेजा कि नहीं भेजा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो डेटा आपका आ जा रहा है नेटवर्क है कि नहीं, पूरा है, एक जाल है कि नहीं है, ये इससे जुड़ा है उससे जुड़ा है, सारा नेटवर्क है। तो डिफरेंट नेटवर्क से और नेटवर्क डिवाइसेस से आपका डेटा होके गुजरता है। जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो क्या होगा, और डिफरेंट उससे। भाई तुम पेमेंट करते हो फ्लिपकार्ट पे, भाई अगर मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हो तो ये पेमेंट मोबाइल से जो डिटेल डाल रहे हो, चाहे कार्ड नंबर हो, चाहे CVV हो, चाहे जो हो,
यहाँ से पहुंचेगा कहाँ, टावर पे, टावर से एयरटेल के ऑफिस पे, एयरटेल के ऑफिस से वो जिसका पेमेंट वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं उसके पेमेंट वाली कंपनी में, है ना, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और फिर वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पहुंचेगा। अब बीच में बहुत से नेटवर्क डिवाइसेस हैं, अगर मान लो कोई ऐसे इंटरसेप्टर लगा लिए जाए जो नेटवर्क से डेटा फ्लो हो रहा है, उसको बीच में ही हम क्या करें, रीड करें, तब तो तुम्हारी जो पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसीलिए बनाया गया एक और प्रोटोकॉल जिसका नाम रखा गया HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक वर्ड जुड़ जाएगा, एस का मतलब क्या है, सिक्योर्ड। यहां भी डेटा उन्हीं डिवाइसेस से होकर गुजरेगा, लेकिन जो डेटा यहां से भेजेगा पहले डेटा को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। क्या करेगा, इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करना कैसे होता है, जैसे हम मान लो यहां से भेज रहे हो 456 रिक्वेस्ट में डेटा, हमने मान लो अमाउंट भरा क्या 456 या सीवी कोड भरा क्या 456 को वो इनक्रिप्ट करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है, ये देखो, ये बन जाएगा। तुम्हें लगता है 456 है, लेकिन 456 को इनक्रिप्ट करके क्या बना देगा, ये बना देगा और इसको भेजेगा। मान लो कोई रास्ते में पढ़ेगा तो उसको 456 नहीं दिखाई देगा, उसको क्या पढ़ने में आएगा, उसे पढ़ने में आएगा ये। और फिर यहां से सर्वर पे पहुंचा है, दोनों लोग वही HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं ना, क्लाइंट और सर्वर। तो जो सर्वर होगा अब इसी डेटा को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। एक होता है इनक्रिप्ट करना, दूसरा क्या होता है, डिक्रिप्ट करना। यार ये बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अरे पहले भी करते थे लोग, कि जैसे एक आदमी को दूसरे आदमी को चिट्ठी भेजनी है, एक राजा को दूसरे राजा को, तो वहां भी था ना भाई, इंफॉर्मेशन फिलअप किया, लेकिन बीच में वो जो आदमी हो सकता है क्या कर सकता है, किसी से मिल सकता है, इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, लीक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। पता चला दो राजा के बीच में, या एक राजा है, मान लो राजा यहाँ है, सेनापति 500 किलोमीटर दूर है, कोई स्ट्रेटजी है, कुछ बतानी हो तो यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां भेजेगा ना वो। अब आदमी को भेजा बीच में, तो आदमी क्या है, आदमी किसी से मिल जाए, किसी और को इंफॉर्मेशन दे दे। उसने, उन लोगों ने पहले ही तय कर लिया था, किसने, राजा और सेनापति ने, कि भाई देखो एक किताब ये ले जाओ, ठीक है, एक किताब पकड़ा दिया, कहा ये किताब ले जाओ, और वो किताब मेरे पास भी है। हम जब चिट्ठी लिखेंगे हमें क लिखना होगा, है ना, या आपस में हम लोगों ने, हम राजा और सेनापति ने डिसाइड कर लिया कि क नहीं रहेगा, 4-5 लिखेंगे तो समझ जाना क्या लिखा है, क। अपने आपस में डिसाइड कर लिए कि ख का मतलब होगा क्या, 575 का मतलब ख, इसका मतलब ये है। तो उसने एक बना ली है शीट, उसी शीट के हिसाब से चिट्ठी लिखने लगा। जब क लिखना था तो 45, 576 ऐसे ऐसे करके चिट्ठी लिखता चला गया। अब किसी को रास्ते में वो चिट्ठी मिलेगी, मान लो कोई इससे ले भी लिया जबरदस्ती, या उसने किसी को दे दिया, तो क्या लिखा रहेगा, 45, 475, क्या क्या, तो समझ में आएगा सामने वाले को, नहीं। लेकिन जब उसके पास पहुंचेगी चिट्ठी, वो देखेगा, उसको पता है कोड क्या है, 45 का मतलब क्या है, 575 का मतलब क्या है, ये है, तो उस हिसाब से चिट्ठी बनाएगा और 10 मिनट में उसको चिट्ठी समझ में आ जाएगी क्या इन्फॉर्मेशन आई और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही जो क ख या जो चिट्ठी लिखनी थी उसको उसने क्या कर दिया, उसमें इंक्रिप्ट कर दिया, नंबरों में या किसी भी चीज में क्या कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया। और तो हम इसने क्या किया, इंक्रिप्शन। जो उस आदमी के पास पहुंची जिसको चिट्ठी पढ़नी थी, उसने क्या किया, डिक्रिप्ट किया। तो एक दो वर्ड होते हैं, इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, ये यहां भी होते हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट जाती है और जो रिस्पॉन्स आता है, अगर HTTPS प्रोटोकॉल यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, HTTPS, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होके जाएगी, इनक्रिप्ट होके जाएगी। और वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या होगी, इनक्रिप्ट होके आएगी। आपका ब्राउजर जो है उसको क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट करके आपको सामने चीज दिखा देगा। और बेनिफिट क्या है, रास्ते में कोई पकड़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, मतलब डेटा क्या है, सिक्योर है। क्लियर है ये? तो यही है आपका HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTP या HTTPS जो प्रोटोकॉल है, इसमें तुम क्या भेजते हो, क्या, रिक्वेस्ट, और आता क्या है, रिस्पॉन्स। क्लियर है? और अब एक चीज और, दो चीज और देखो।
ऐसी रिक्वेस्ट जब तुम कोई डेटा क्रिएट करने के लिए कोई क्या भेजते हो, रिक्वेस्ट, तो उसी को लोग बोलते हैं क्या, पोस्ट। क्या बोलते हैं, पोस्ट। जनरली वेब में पहले दो टाइप की रिक्वेस्ट चला करती थी, एक होती थी क्या, पोस्ट, और दूसरी होती है क्या, गेट। आपकी रिक्वेस्ट जनरली कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, गेट और पोस्ट। पोस्ट का काम क्या है, पोस्ट का काम है यहां से डेटा भेजना। जैसे पोस्ट क्या, जब अकाउंट क्रिएट करते हो, जब रजिस्ट्रेशन करते हो, है ना, किसी को मैसेज भेजते हो, किसी को, या जैसे मान लो तुम जब ये कर रहे हो, किसी की फोटो लाइक कर रहे हो, तब भी क्या है भाई, तो एक लाइक बढ़ रहा है उसका ना, इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास से जा रही है ना, ये क्या है, पोस्ट। और कई बार तुम इंफॉर्मेशन क्या करते हो, मंगाते हो, जैसे देखना चाहते हो उसकी कितने लाइक्स है, उस पर क्लिक किया, खुल गया, डिटेल आ गई, इतने लाइक्स है, तो वहां क्या हुआ, डेटा आया। तो दो टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, एक गेट और एक पोस्ट। याद करो। अच्छा, यूआरएल ओपन करने का सेलेनियम में कौन सा मेथड है, ड्राइवर डॉट गेट ना, वो इसी की वजह से, क्योंकि जब तुम एक यूआरएल ओपन करते हो तो उस समय तुम एक गेट रिक्वेस्ट भेज रहे होते, इसी वजह से उन्होंने क्या नाम रखा है, गेट, ड्राइवर डॉट गेट मेथड रखा है। ठीक है, तो बताओ भाई, तुमको ये समझ में आ गया होगा कि सारी इंपॉर्टेंस डेटा का है। डेटा भी क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा, है ना, और इसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जा रहे हैं, है ना, रिक्वेस्ट जा रहे हैं और क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं। इसके लिए भी कुछ नियम कानून है, उसी को क्या बोला गया, उसी को बोला गया क्या, उसी को बोला गया क्या, हाँ, प्रोटोकॉल, HTTP या HTTPS क्या, प्रोटोकॉल, और यही काम हो रहा है ना, क्लियर है। अब एक काम करते हैं जरा, ये मान लो क्या है, ये दुनिया मान के चलो, ये समझ लो नदी के इस तरफ है और वो उस तरफ। इधर क्या है, क्लाइंट्स, कितने, ढेर सारे। भाई फ्लिपकार्ट यूज करने वाले कितने हैं, ये कितने, ये चारों क्या हैं, क्लाइंट। ये सभी क्या भेजते हैं, तुम्हें पता है क्या, रिक्वेस्ट ना। ये लोग यही करते हैं, ये लोग क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इनकी कई तरह की हो सकती है, जैसे क्लाइंट कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा तो वो कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, वो पोस्ट। रिक्वेस्ट में ये आर क्यों लिख दे रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। मान लो एक कस्टमर है कि एक मोबाइल का प्राइस देखना चाह रहा है, एक क्लाइंट है, तो वो कौन सी कॉल कर रहा है, गेट, है ना, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये भी क्या कर रहा है, कुछ निकाल रहा है इंफॉर्मेशन, तो ये भी क्या, गेट रिक्वेस्ट, और ये क्या कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट। क्लियर, गेट और पोस्ट। अच्छा, यहां आते हैं भाई जरा, यहां आते हैं, तो ये है सर्वर भाई, ये अलग दुनिया हो गई अब ना। ये मान के चलो पूरा क्या है, सर्वर, और सर्वर है ये पूरा, ठीक है, इसको लिख देते हैं, एक है क्या, सर्वर। वो लोग भी कंप्यूटर हैं, क्लाइंट भी कंप्यूटर है, सर्वर भी क्या है, कंप्यूटर है, बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्पीड, परफॉर्मेंस सब क्या है, उससे हजारों गुना क्या है, तेज या ज़्यादा, ठीक। फिर तुम्हें पता है सर्वर पे होता है क्या, याद रखो सब लोग, डेवलपर का कोड होता है ना, डेवलपर का कोड होता है, और जिसकी जिम्मेदारी होती है, ये मान के चलो, ये डेवलपर का क्या कोड है, और डेवलपर का कोड है तो सिंपल सी बात है, डेवलपर कैसे कोड बनाया होगा, मान लो जावा में कोड लिखा है, तो क्या किया होगा, क्लास बनाया होगा, यही किया होगा ना, और क्या किया होगा, मेथड बनाया होगा, मेथड में क्या लिखा होगा, कोड। और एक क्लास नहीं बनाया होगा, ऐसे ही कितनी क्लास बनाया होगा, बहुत ढेर सारी। बोलो,
इतनी बात समझ में आती है कि जनरल स्ट्रक्चर यही चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? अच्छा, और इसके बाद यही रखा होगा क्या? डेटा बेस। यही रखा होगा क्या? डेटा बेस। और डेटा बेस में तुमको बताएं तो छोटी छोटी होंगी ढेर सारी क्या? टेबल्स। क्या? टेबल्स। जैसे यूजर टेबल एक है, तो जो जो नए यूजर बन रहे हैं सबकी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? यार डेटा रखने का क्या तरीका है? वही ना, टेबल वाला ही तो है। चाहे कहीं देख लो, दुनिया में कहीं भी डेटा रखता होंगे, किसी भी ऑफिस में तरीका क्या होता है? वही एक्सेल जैसा, एक्सेल नहीं होता वैसे ही डेटा रखते हैं ना, कॉलम बना देंगे वैसे। जैसे ये तुम्हारा एक्सेल है, जो एक्सेल ये दिख रही है आपको भाई, एक एक्सेल की ये एक शीट दिख रही है कि नहीं? शीट 1 समझ लो, ये एक क्या है? टेबल है। ऐसी ऐसी डेटाबेस में ढेर सारी क्या होंगी? टेबल। 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों क्या होंगी भाई? सैकड़ों तरह का टेबल होगी ना, डेटा होगा, ऑर्डर, पर्सनल डिटेल या वाह करके दुनिया भर की क्या होंगी? ढेर सारी क्या होंगी? टेबल्स होंगी एक डेटाबेस के अंदर। छोटी बड़ी ढेर सारी क्या होंगी? टेबल्स होंगी। तो भाई यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट गई, अगर यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट गई, किसके पास गई भाई? ये गई सर्वर के पास। सर्वर पे डेवलपर ने लिखा है क्या? कोड। इस कोड ने पोस्ट रिक्वेस्ट में से, भाई पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहां से कुछ डेटा भेज रहा है ना, वो डेटा इसने लिया और ले जाके यहाँ डेटाबेस की टेबल में क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। दूसरी चल रही है, स्टोर कर दिया, और यहां से एक रिस्पॉन्स भी दे दिया। यहां से क्या दे दिया? एक रिस्पॉन्स। मान के चलो ऐसे, समझो तो यहां से क्या गई? रिक्वेस्ट, और वहां से क्या आया? रिस्पॉन्स। यहां से क्या आया? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हो सकता है मैसेज आ गया हो कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। डेवलपर ने यहां कोड में सारा लॉजिक लिखा है भाई। अगर रजिस्ट्रेशन में गलत इंफॉर्मेशन दी होगी तो डेटाबेस में स्टोर नहीं किया होगा, यहीं से रिस्पॉन्स दे दिया होगा कि फलानी चीज आपकी क्या है? मिसिंग। ऐसा होता है आपके साथ ना, आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ, नंबर गलत डालो, सेव बटन पे क्लिक करो, रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ? सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? उसको डेटा को क्या करेगा? लेगा। डेटा लेने के बाद क्या करेगा वो? हाँ, वो डेटा क्या करेगा? सर्वर डेटा सर्वर के पास आएगा, डेवलपर का कोड डेटा चेक करेगा, डेटा में देखेगा नंबर क्या है, गलत है, मान लो 9 ही नंबर का 9 ही अक्षर का नंबर भेजे हो, तब वो डेटाबेस में स्टोर, तुम्हारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा। यहीं से एक मैसेज भेज देगा, और मैसेज में आ जाएगा भैया क्या आपका फ़ोन नंबर क्या है जी? गलत है, या फ़ोन नंबर अपना क्या करो? सही करो, है ना? तो इसी तरह से क्या होगा? रिक्वेस्ट जाएगी और क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा। और सबको, जिसे कहते हैं, सबको ये मैनेज कौन करेगा? जो ये रिक्वेस्ट और जो ये रिस्पॉन्स होगा, ये सब करेगा कौन? डेवलपर का कोड, वो लॉजिक। लॉजिक कौन लिखा है? डेवलपर। यही सब डिसाइड करेगा क्या डेटाबेस में जाएगा, क्या डेटाबेस से आएगा, डेटाबेस में जाएगा भी कि नहीं जाएगा। जो सारी चीजें होंगी वो यही डिसाइड। आ जाओ, इधर बैठ जाओ, यहाँ 4 लोग तो बैठे। क्लियर है? इसी तरह से इसके साथ भी हो रहा होगा। ये भी क्या भेज रहा होगा? रिक्वेस्ट। इसका भी क्या आ रहा होगा? रिस्पॉन्स। और सब कुछ कहां से आ रहा होगा? डेटा बेस से। क्लियर है ये? ठीक है? इस तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसी तरह से तुम्हारे जनरल एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। जहां पे भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, काम करने का तरीका उनका क्या है? यही है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है? और इसी तरह से सारे वेब एप्लीकेशन दुनिया में पहले भी बन रहे थे, आज भी क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। ठीक है?
लेकिन इसमें एक छोटा सा चैलेंज आना लगा। इसमें क्या आने लगा, छोटा सा एक क्या आने लगा, चैलेंज आने लगा। चैलेंज ये आने लगा, सबसे पहली बात तो सर्वर जहाँ डेवलपर का कोड रखा है, जो काम कर रहा है कोड, तो कई बार इस सर्वर का ये मन हुआ कि कुछ डेटा हम किसी को शेयर करें। किसी को मतलब जैसे ऐसे समझो, जैसे तुमने ये देखा होगा, IRCTC देखा है? IRCTC देखा है कि नहीं देखा है? तुम देखो PNR नंबर, IRCTC की साइट पे जाओ और PNR नंबर क्या कर सकते हो, डाल के चेक कर सकते हो ना कि तुम्हारे टिकट का स्टेटस क्या है। स्टेटस कहाँ है? स्टेटस कहाँ है? डेटाबेस के अंदर। एक्चुअल स्टेटस जो भी है वो कहाँ है? डेटाबेस के अंदर, और वो भी समय के हिसाब से चेंज हो रहा है। जो भी है स्टेटस कहाँ है? डेटाबेस के अंदर। एक तो रास्ता ये है कि भाई IRCTC जो है उसके पास है, लेकिन तुमने एक चीज़ और देखी होगी, यात्रा.com पे जाना या मेकमाईट्रिप.com पे जाना, वहाँ भी PNR नंबर से तुम क्या कर सकते हो? स्टेटस चेक कर सकते हो। लेकिन यात्रा वाले के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है कि टिकट कितनी है, कितनी बची है, इनका नंबर कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, किसके पास है? IRCTC के पास। लेकिन तुम देख रहे हो वही चीज़ यात्रा के सहारे भी हम हैंडल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि IRCTC वालों ने ऐसा क्यों किया? IRCTC वालों ने ये क्यों किया कि कह रहे थे भाई सब मेरे इसी यहीं पे आके सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग रिक्वेस्ट भेज रहे थे, लाखों करोड़ों लोगों की रिक्वेस्ट थी, हमें क्या हो रही थी, सबको मैनेज करने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से वो क्या चल रहा था, स्लो चल रहा था। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि भाई दूसरे लोग भी ये चीज़ देने लगेंगे तो लोड मेरा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। दूसरा लोड क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो बताओ, ये मान लो सर्वर किसका है? IRCTC का। तो अब IRCTC क्या कर सकता है? अब IRCTC शेयर नीचे से ले लो, ठीक है। IRCTC अब क्या कर सकता है भाई? ये इंफॉर्मेशन उसने शेयर कर दिया किससे? मान लो शेयर कर दिया किससे? यात्रा.com से। मान लो एक यहाँ है जिसका नाम क्या है? यात्रा.com। उसने अपने डेटाबेस और डिटेल्स शेयर कर दी किसके साथ? यात्रा के साथ। और तब क्या होगा? अब यात्रा भी इंफॉर्मेशन, भाई आखिर सारा स्टेटस कहाँ है टिकट का? डेटा IRCTC के डेटाबेस के अंदर। अब अगर डेटाबेस का एक्सेस दे दिया या सर्वर का एक्सेस IRCTC ने किसको दे दिया? यात्रा.com को भी भैया तुम भी दिखाओ। ये दिक्कत है ना, हमने तो यात्रा.com से चाहा कि वो सिर्फ IRCTC का स्टेटस दुनिया को दिखाए, लेकिन जब उसको ये अधिकार दिया मेरे सर्वर में घुसा, तो हो सकता है डेटा को क्या करने लगा? मैनिपुलेट करने लगा, चेंज करने लगा, गड़बड़ करने लगा कि नहीं करने लगा? वो इंफॉर्मेशन भी देखने लगा जो उसको देखने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए सर्वर का एक्सेस सबको नहीं दिया जा सकता। भाई सर्वर पे चला जाएगा तो सब देख लेगा ना। सर्वर पे क्या होगा? अगर वो चला जाएगा तो वो सब भी देख लेगा जो उसको देखना नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कुछ चीज ये देख सके, बाकी चीज देख ना सके, है ना। इसके लिए अब एक चीज देखो, लोगों ने अब देखो वही स्ट्रक्चर, क्लाइंट है और इधर क्या है? सर्वर है ना। सर्वर में पहले क्या था? एक ही जगह सारा डेवलपर का कोड था ना, सारा लॉजिक एक ही जगह था ना। अब एक नई टेक्नोलॉजी आई, नया कंसेप्ट आया, वो बस इतना कहा कि हर काम को करने का जो कोड या लॉजिक है सब अलग अलग लिख दो, सबको इक्के में मिला के मत रखो, सबको क्या करो? अलग लिया। मतलब हर काम, मान लो एक सॉफ्टवेयर में 100 काम करने हैं, तो पहले क्या था? एक ही सिस्टम पे, एक ही सर्वर पे सैकड़ों लॉजिक क्या कर दिए गए, एक ही तो उसमें रख दिए गए, कोड डायरेक्टली क्या कर दिया गया? लिख दिया गया। एक दूसरा कंसेप्ट बोला कि आप चाहो तो सर्वर पे ही छोटे छोटे क्या यूज कर लो, कई कंप्यूटर यूज कर लो। सर्वर पे ही एक सर्वर के बजाय उसे क्या कर लो? कई सर्वर यूज कर लो। काम करने का कोड जो है यहाँ पे डिवाइड करके बांट के क्या कर दो? रख दो। जो एक ही जगह था करके क्या करो? रख दो।
और उस कोड को, जो कोड तुमको लगता है दूसरों को दिखाना है, उसको ऐसी मशीन पे रखो जो पब्लिक कर दो, और ऐसी चीज जो दूसरों को नहीं दिखाना है उसे कहाँ कर दो, प्राइवेट वाले पे कर दो। तो अब दोनों काम हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो है स्ट्रक्चर वही, पहले एक ही जगह सारा कोड था डेवलपर का, और अब डेवलपर के कोड को क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया, वर्क के हिसाब से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जो लॉजिक लिखा गया था। ठीक है, और अब भी वही हो रहा है भाई। क्या होगा, अभी भी क्लाइंट से क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, क्लाइंट से क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, और इसके बाद यहाँ से क्या जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा। अब भी डेटाबेस में चीज़ें क्या होंगी, स्टोर होंगी, सब कुछ वही है। बस वही जो पूरे डेवलपमेंट के कोड को छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया गया, इसी को बोला जाने लगा क्या, एपीआई। बस और कुछ नहीं है एपीआई, इसी को बोला जाने लगा क्या, एपीआई। ठीक है, एपीआई क्या है, मतलब एक मान के चलो, देखो जो लॉजिक पहले लिख रहे थे ऐसे, उसी लॉजिक को लिखने की एक नई स्टाइल डेवलपर्स ने बनाई, डेवलपमेंट की आई, उसी को ये लोग क्या बोले, एपीआई। और कुछ नहीं है, बाकी सब वही यार, वही रिक्वेस्ट है, वही रिस्पॉन्स है, लेकिन बीच में अब यहाँ कोड पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचता है, पहले किसको, यही इसके पास, और फिर वही चीज हो रही है। इसी को क्या बोला गया, एपीआई। तो भैया पहले तो ये जान लो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करो जनरली आजकल, हर एप्लीकेशन में क्या है, एपीआई है। अच्छा, तुम फिर एक बात लग रहा होगा कि सर जी ये भी कह रहे हो यहाँ भी कोड लिखना है, ये भी कह रहे हो कि यहाँ भी कोड ही लिखना है, तो एपीआई में उसमें एक फ़र्क क्या हुआ। एक तो ये बताया कि हमने उसको अलग अलग क्या कर दिया, बांट दिया या जो भी है, ठीक है, लेकिन और क्या बेनिफिट हुआ इसका। सबसे पहले ये सवाल उठता है ना कि इसका करने का बेनिफिट क्या हुआ। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, पहले तो ये देख लो एपीआई काम कैसे करते हैं। यहाँ से मान लो तुमने क्या भेजा, रिक्वेस्ट, यहाँ से क्या भेजा, रिक्वेस्ट, और मान लो वो भी कौन सी भेजी, पोस्ट। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट में 10 डेटा भेजोगे ना, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, यूजर नेम, पासवर्ड, ऐसी जो 10 इंफॉर्मेशन भेजे, वो सब क्या है, डेटा है ना। वो डेटा जाएगा कहाँ, ये डेटा, पोस्ट डेटा जाएगा कहाँ, एपीआई के पास। और एक बात और बता दें, इस एपीआई के कुछ नियम कानून हैं, और सबसे बड़ा नियम कानून इसका ये है कि ये डेटा, मतलब ऐसे नहीं कि आप डेटा भेज दो, डेटा लेने और देने का इसका एक निश्चित क्या होता है, वे होता है। जैसे 10 डेटा भेजोगे ना, ऐसे भेजोगे तो नहीं लेगा, ऐसे भेजना पड़ेगा उसको 10 डेटा। जैसे ऐसे, फर्स्ट नेम कोलन, और मान लो नेम राहुल है तो ऐसे। ये देखो, फिर मान लो लास्ट नेम ऐसे, इस तरह से 10 ठो डेटा देख रहे हो, करली ब्रेसेस में शुरू हुआ है, और करली ब्रेसेस में क्या हुआ, एंड हुआ है। की और वैल्यू का पेयर नहीं दिख रहा है, देखो, फर्स्ट नेम कोलन राहुल, लास्ट नेम कोलन यादव। तो फर्स्ट नेम क्या है, की है, और राहुल क्या है, वैल्यू है। लास्ट नेम क्या है, की है, यादव क्या है, वैल्यू है। तो ये की वैल्यू पेयर नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, की वैल्यू पेयर। तो डेटा जब रिक्वेस्ट जाएगी, हम लोग जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं, हमने क्या किया, सेव बटन पे क्या किया, क्लिक किया। तो जैसे सेव बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा को तुम्हारे इस फॉर्मेट में बनाएगा, और फिर इसके बाद डेटा लेके यहाँ कोड के एपीआई के पास चला जाएगा।
एपीआई के पास क्या है, ध्यान से देखना, एपीआई के पास क्या है, कोड है। एपीआई के अंदर क्या लिखा है, ये डेवलपर ने बनाई है एपीआई, इसके अंदर क्या है, कोड है। वो कोड इस डेटा में से डेटा क्या करेगा, निकालेगा, और निकालने के बाद उसको मिल जाएगा फर्स्ट नेम क्या है, राहुल है, लास्ट नेम क्या है, यादव है, और फिर एक डेटा, एक इंसर्ट की कोड में यही लिखा रहेगा, एक क्वेरी चलाएगा कोड से, और वो क्वेरी जाके डेटाबेस में डेटा को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक। अच्छा, दूसरे ने एक रिक्वेस्ट और भेजी, दूसरे ने एक रिक्वेस्ट और भेजी, उसने दूसरे ने मान लो रिक्वेस्ट भेजी क्या, मान लो दूसरे ने एक रिक्वेस्ट और भेजी, और उसने जो भेजा क्या करने के लिए, मान लो उसने भेजा, उसने किसी अकाउंट के पे क्या किया, क्लिक किया। तो जब अकाउंट पे क्लिक करेगा तो यहाँ से क्या जाएगी, रिक्वेस्ट। ये डेटा डाल नहीं रहा है, डेटा वहां से क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है, तो कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा है, गेट। ये कौन सी भेजा, ध्यान से देखना, गेट। और इसके बाद कोड के पास गया, यहाँ यही क्या है, एपीआई है भाई, ये भी क्या है, एपीआई, जहां लिखा है क्या, डेवलपर ने कोड, और उसने रिक्वेस्ट में लिया, अकाउंट का नाम उसे मिला, और फिर उसने क्या किया, ध्यान से देखो, गया कहाँ, डेटाबेस में, वहाँ जो अकाउंट की सारी क्या थी, डिटेल थी, डिटेल वहाँ से क्या की, अकाउंट की निकाली, और निकालने के बाद यहाँ पहुँचाना, और फिर उसने भी यही, इसकी स्टाइल यही है, देखो कौन सी, क्या बताएं, अरे ये देखो, एक सेकंड, समझो, एक तरह से इसको ऐसे, वही स्टाइल ये, और ये। अब अकाउंट की कुछ डिटेल डेटाबेस से फेच की है कि नहीं उसने, भाई जिस अकाउंट पे जिसकी अकाउंट आईडी है, जिसके नेम पे क्या किया होगा, तुमने क्लिक किया होगा रिक्वेस्ट में, उसका मिला, गया डेटाबेस में, डेटाबेस में से क्या किया, उसकी सारी डिटेल निकाला, और निकालने के बाद यहाँ आया, ऐसे ही एक करली ब्रेसेस में लिखा क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, और जो भी डिटेल थी इसी फॉर्मेट में क्या किया, लिखा, लिखने के बाद रिस्पॉन्स में यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है, ध्यान से समझो, जब ये एपीआई का यूज चलेगा तो उसमें डेटा तुम क्या, भाई देखो यही तो है दो ट्रांजेक्शन, या तो गेट करोगे या तो क्या करोगे, पोस्ट, या तो डेटा भेजोगे या तो डेटा मंगाओगे, तो डेटा भैया इसी स्टाइल में आएगा। नोटपैड में देख लो, यहाँ पे डेटा भाई इसी स्टाइल में आएगा और जाएगा, एक करली ब्रेसेस पे शुरू होगा, एक करली ब्रेसेस पे क्या होगा, एंड होगा, इसके बीच में 20 डेटा है, तो 20 की और 20 वैल्यू, जैसे इस तरह से, मान लो क्या, नेम, जैसे लिख दिया राहुल, कंपनी जैसे EVA, एड्रेस, इस तरह से करके ना, इस तरह से कुछ भी क्या होगा, एड्रेस, ये जो दिख रहा है। अच्छा, ये डेटा पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या लिखा है, तो जान लो इसी डेटा के रखने के इस तरीके को, या डेटा के इस फॉर्मेट को बोलते हैं हम लोग क्या, जेसन। इसे बोलते हैं क्या, जैसे एक्सेल शीट वाली होता है ना एक तरीका है, नोटपैड में लिखते हो, तरह तरह डेटा लिखते हो ना, वैसे डेटा रखने का ये भी एक तरीका है। या HTML देखे हो ना, XML देखे हो ना, कैसे होती है XML, HTML हो चाहे XML, वो ऐसे डेटा रखते हैं, ऐसे, जैसे नेम, फिर क्या करेंगे, नेम, है ना, और फिर मान लो नेम, या ऐसे लिखें, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू राहुल, इस तरह से, है ना, और क्या, कंपनी इक्वल्स टू EVA। यार ये भी तो डेटा रखने का तरीका है। HTML तुम्हारी ऐसी होती थी ना, इसको बोलते थे टैग,
इसको बोलते थे क्या, एट्रीब्यूट और वैल्यू। ये XML है, वो HTML जो तुम देखते हो वो है क्या, बेसिकली XML। ये भी डेटा रखने का एक तरीका है कि जिस टाइप पे शुरू करो उसी टाइप पे क्या करो, खत्म करो। और एक डेटा रखने का तरीका ये भी है, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, जेसन डेटा। इस स्टाइल में, नीचे वाली स्टाइल में डेटा रखोगे तो इसी को क्या बोलेंगे, XML डेटा। क्लियर है? तो ये देखो, जो यहां से रिक्वेस्ट जाएगी, जो रिस्पॉन्स आएगा, तो कुछ डेटा जाएगा, कुछ डेटा डेटाबेस से निकाल के वो क्या करेगा, भेजेगा। तो जो डेटा ये लेगा और जो डेटा ये देगा, जिस फॉर्मेट में देगा, या तो वो क्या होगा, जेसन, और क्या होगा, XML। ये एक तय किया गया। तुम कहोगे तो जैसे देख के लग रहा होगा सभी इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ रहा है, इन सब चीजों से फर्क बहुत क्या पड़ रहा है, बस क्या हो रहा है, कुछ नहीं है यार अलग से, वही जैसे पहले था अब भी वही है। बीच में अब जो डेवलपर अपना लॉजिक लिख रहा है, किस फॉर्मेट में लिख रहा है, API। अब वो कह रहा है जी, पहले कहता था हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट API में कर रहे हैं, या डेवलपमेंट के लिए क्या बना रहे हैं, API। पहले भी डेवलपमेंट करता था तो कोड लिखता था ना। जैसे मान लो उसने 100 काम करने थे तो क्या किया उसने, 100 काम करने के लिए अलग अलग क्या लिखा, कोड लिखा कि नहीं लिखा। हो सकता है 100 काम करने के लिए 100 क्या बनाए, मेथड बनाए। कोड लिखा कि नहीं लिखा, कोड पहले भी लिख रहा था, अब बस वही कोड अब भी लिख रहा है, लेकिन अब कह रहा है मेरी स्टाइल क्या हो गई है, बदल गई। अब हम किस स्टाइल में कोड कर रहे हैं, वही जावा में पहले कर रहा था, अब भी किस में कर रहा है, जावा में। बस कह रहा है मेरे कुछ नियम बदल गए। जैसे नियम नंबर 1, हमको कैसे भी डेटा दोगे तो हम नहीं लेंगे। डेटा का एक निश्चित हमारा आपका क्या है, एक फॉर्मेट होना चाहिए। वो फॉर्मेट या तो XML होगा या तो क्या होगा, जेसन। तो जो भी रिक्वेस्ट में डेटा जाएगा वो किस में जाएगा, जेसन में। जो रिस्पॉन्स में डेटा आएगा वो किस में आएगा, जेसन में। या XML में जाएगा, XML में आएगा, या जेसन में जाएगा, जेसन में आएगा, या जेसन में जाएगा और आएगा XML और जेसन दोनों। सिर्फ डेटा का ही क्या करेगा। वैसे भी यार एक सॉफ्टवेयर सिवाय डेटा के ट्रांजैक्शन के कुछ करता भी नहीं है, करता भी नहीं है। अब बस इन लोगों ने ये कर दिया कि हर काम को करने के लिए छोटी छोटी क्या बना दी, APIs बना दी, ढेर सारे क्या बना दिए, API बना दिए। तुम कहोगे सर जी इसका क्या फायदा हुआ जेसन में लेने और देने का। अच्छा जरा एक बार एक चीज और सोच के देखो। जैसे मान लो तुमने कई बार ऐसा देखा भी होगा, या बहुत जगह तुम जाओगे देखोगे, मिलेगा तुमको, कि जैसे तुम किसी गए, कई बार क्या होता है, हम इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं और उसका डेटा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी हमको दिखता है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? जैसे इस सॉफ्टवेयर पे कुछ हम डेटा क्या करें, इस पे करें और उसका इंपैक्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे दिखाई दे। ऐसा कुछ कभी देखा हो क्या? अच्छा, लॉग इन विथ फेसबुक देखा है, ठीक है, हाँ ये भी सही है कि रहते कहीं और हो और वर्क कहीं और करते हो। अच्छा ये बताओ, ठीक है, तो ये जरा ये बताओ, लॉग इन विथ फेसबुक जैसे बता रहे हैं, ये भी सही है कि मान लो मेरा एक एप्लीकेशन है, हम लॉग इन विथ क्या बना रहे हैं, उसमें देखो कहीं लिखा हुआ है लॉग इन विथ फेसबुक। अब तुम क्या करते हो, या फिर चलो अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन तुम क्या करते हो, अपनी फिलअप करते हो यार, ठीक है, लॉग इन करना है तो क्या करोगे, यूजर नेम डालोगे, क्या डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर से क्या जाएगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी। अब ये हो, अच्छा आप ध्यान से सुनना, मेरा एप्लीकेशन बना है किसमें, मेरा एप्लीकेशन है जहां लॉग इन विथ फेसबुक की फंक्शनलिटी, जहां किसकी फंक्शनलिटी है, लॉग इन विथ फेसबुक। वो किससे ली है हमने, फेसबुक वालों से। वो देने वाला कौन है, फेसबुक वाले हैं ना। तो अब ध्यान समझना, मेरा सॉफ्टवेयर बना है .NET, फेसबुक बना है जावा में। लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ कि तुम मेरे एप्लीकेशन से लॉगिन विद फेसबुक या कुछ कर रहे हो, तो लॉगिन वहां से वो जाके आपका यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक पे चेक करके अगर सही है तो आपको यहाँ लॉगिन कर दे रहा है। दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जबकि एक अलग लैंग्वेज में बना हुआ सॉफ्टवेयर था, दूसरा अलग। जनरली ये संभव नहीं हो पाता। तुम ही बताओ, अगर मेरे पास मेरा कोड है सी, हम कोड लिख रहे हैं मान लो C#, में,
हम वहां से सोचें कि जावा का मेथड कॉल करें तो कॉल होगा? जावा का कोड नहीं ना, सी को कॉल करेगा, जावा किसको कॉल करेगा? जावा। लेकिन ये बताओ, ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं सी और जावा, जो एक डॉटनेट बना है और एक किसमें बना है? जावा में, आखिर ये दोनों क्या लेना देना चाहते हैं? डेटा। आखिर तो सारा खेल यूजर नेम पासवर्ड में जो डेटा है उसको वहां मैच करना, वही तो है। अब ध्यान से देखो इन्होंने कितना अच्छा किया, एपीआई यूज करते हैं। तो इस कंसेप्ट में ये लोग डेटा लेते देते किसमें है? जेसन। और जेसन देखने में बड़ा सिंपल नहीं है? जेसन हो, एक्सएमएल हो, ये इतने सिंपल और सीधे डेटा रखने के फॉर्मेट हैं कि दुनिया की हर लैंग्वेज, हर ऑपरेटिंग सिस्टम और लगभग हर डिवाइस इनको पढ़ना जानते हैं, इनको पढ़ना जानते हैं। सोचो जरा, मेरे ही का ऐसा भी होता है यार, मैं एक ही कंपनी में कई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, जैसे पूरा कंपनी है, अब उसी में तुम काम करते हो, मार्केटिंग के हो, लेकिन तुम्हारा सैलरी का भी कुछ हिसाब किताब है, तुम्हारे अटेंडेंस का भी कुछ हिसाब किताब है। तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से डेटा क्या कर रहे होते हैं? ले रहे होते हैं आपस में, और कई बार क्या हो रहे होते हैं? दे रहे होता है। सैलरी का सॉफ्टवेयर अलग हो, अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर अलग हो, लेकिन सैलरी वही तो मिलेगी जब वो अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर से क्या करेगा? अटेंडेंस निकालेगा, तभी तो तुम्हें सैलरी तुम्हारी कैलकुलेट करेगा। अब सोचो, अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर बना है किसमें? जावा में। और सैलरी का जो सॉफ्टवेयर बना है वो किसमें बना है? डॉटनेट में। तो सैलरी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन कैसे ले पाएगा? लेकिन अब अगर यही डेटा लेने देने के लिए इन लोगों ने से पहले से ही तय कर लिया, हमारा डेटा लेने देने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? या तो इस स्टाइल में होगा ऊपर वाला, या तो कौन सा? नीचे वाला। मान लो इन लोगों ने तय किया कौन सी स्टाइल होगी, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब से ये जो सॉफ्टवेयर है जो जावा में बना है, जब भी इससे कोई तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, डेटा भेजोगे, तो तुम्हारा ये नियम होगा कि तुम डेटा किस फॉर्मेट में भेजोगे? इसी फॉर्मेट। और जब वो देगा तो वो भी किसमें देगा? इसी फॉर्मेट में। अब क्या होगा, डॉटनेट वाले सॉफ्टवेयर को जावा का जरूरत नहीं है। डॉटनेट वाले को बस जावा वाले के पास रिक्वेस्ट भेजनी है, जावा वाला जाएगा डेटाबेस से अपने डेटा निकालेगा, निकालने के बाद ऐसा जेसन बनाएगा और किसको भेज देगा? डॉटनेट के पास। और इतना ये साधारण और सिंपल तरीका है कि डॉटनेट भी जानता है कि जेसन में से डेटा कैसे निकाला जाए, फट से इसको क्या कर लेगा? रीड कर लेगा। इसकी सबसे बड़ी पावर इसकी सिंप्लिसिटी है। भाई एपीआई क्यों चलता है? एपीआई इसीलिए चलता है, सबसे बड़ा इसका पावर यही है कि ये डेटा लेन देन में तुम्हें कोड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये जब डेटा लेगा या जब डेटा देगा, तो ये डेटा देगा या तो जेसन में या तो एक्सएमएल में। और जेसन और एक्सएमएल इतने सिंपल फॉर्मेट हैं जिन्हें दुनिया की हर लैंग्वेज, हर ऑपरेटिंग सिस्टम, लगभग हर डिवाइस पढ़ना और लिखना क्या करते हैं? जानते हैं। तो अब दो सॉफ्टवेयर्स का आपस में बात करना, इंटरैक्ट करना, ये सब क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। यही, और देख रहे हो, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस इन्होंने एक सिंपल सा चीज ये डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे नहीं सीधे रिक्वेस्ट सीधे रिस्पॉन्स करेंगे। रिक्वेस्ट देना है तो तरीका है भाई, उस तरीके से रिक्वेस्ट दो। हम भी रिस्पॉन्स आपको ऐसे नहीं फेंक देंगे, हम भी रिस्पॉन्स एक तरीके से आपको देंगे, बस। और ये तरीका सब जानते हैं, तो कोई झंझट ही नहीं है। आजकल इसीलिए कोई भी एप्लीकेशन हो वो सिर्फ एपीआई में ही उसका डेवलपमेंट होता है। इसी वजह से, क्योंकि अब उसको किसी और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करना, कनेक्ट करना, यूज करना, सब क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, अब जैसे एपीआई, एक मिनट देखो, जैसे मान लो, अच्छा एपीआई बनाते क्यों है डेवलपर? ये बताओ। अच्छा 100 फंक्शनैलिटी बनानी थी तो 100 के लिए लॉजिक लिखना था कि नहीं लिखना था? ठीक है, कोड लिखना था कि नहीं लिखना था? अब बस यही बोलते हैं, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं 100 ठो एपीआई बना रहे हैं। हर काम करने का एक क्या बना देंगे? एपीआई। और वो एपीआई जो बना रहा है डेवलपर, उसका एक नियम है क्या? जेसन में डेटा देगा और जेसन में डेटा लेगा। आप रिक्वेस्ट भेजो, सर्वर से कहां पहुंचेगी? उसी एपीआई पे। एपीआई डेटाबेस से डेटा निकालना होगा या डालना होगा, जो करना होगा वो करेगा, आपको चीज वापस दे देगा। लेकिन डेटा देगा किसमें से? जेसन में या एक्सएमएल में, जो डिसाइड उसने कर रखा।
ठीक है, तो अब तुम्हारा ये जो वही है 100 फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन में, जैसे क्या, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, क्रिएट अकाउंट, एडिट अकाउंट है ना भाई, डिलीट अकाउंट, अपडेट अकाउंट है ना, सब की एक एक तो क्या बना दी गई, एपीआई। और सब लोग यही कहते हैं कि हमको डेटा हमको यूज करना है, तो हमें तुम्हें क्या करना होगा, हमें कॉल करना होगा। इसलिए एक वर्ड चलता है एपीआई, क्या करना, कॉल करना। एपीआई क्या, आप एपीआई को क्या करो, कॉल करो। कॉल करोगे, डेटा देना है तो किसमें देना, जेसन में, और उसको तुम्हें डेटा देना होगा तो वो भी तुम्हें किसमें देगा, जेसन। ठीक है, और बाकी सब कुछ और देखो बेनिफिट क्या है। हमने मान लो 100 फंक्शनैलिटी थी, 100 एपीआई बनाई, उसमें से हम 20 तो चाहते थे कि सारी दुनिया यूज करे बिना किसी रोक टोक के, 80 तो चाहते थे कि भैया फ्री में यूज ना करे। तो हम क्या किए, 20 तो ऐसे सर्वर पे डिप्लॉय कर दिए, ऐसे सर्वर पे रख दिए जो क्या है, पब्लिक है, और 80 जो सिक्योर है उसको ऐसे रख दिए जो क्या है, सिक्योर्ड है, प्राइवेट है। तो 20 तो ऐसे ऐसे इन लोगों ने कर रखा है। सोचो जरा, फिर जरा एक बार फिर से ठंडे दिमाग से वापस सोचो, आइए कैसे काम चल रहा होगा। अभी मान लो हम यहाँ आए, यात्रा, और लिख दें चेक PNR, आ जाओ गूगल पे, यात्रा.com पे आ जाओ। यहाँ क्या कह रहा है, नो योर बुकिंग स्टेटस, ये क्या है। अच्छा, इसके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या पहले। मान लो यहाँ रजिस्ट्रेशन हम कर लेते, यात्रा पे एक बटन आती है, एक आता क्या, PNR, और एक बटन आता क्या, कुछ नाम होता, ओके, गो, सर्च, ऐसे कुछ होता कि नहीं होता, या स्टेटस। हम इंफॉर्मेशन भरते, स्टेटस बटन पे क्या करते, यात्रा पे क्लिक करते, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती, यात्रा के सर्वर पे जाती। कहाँ जाती, यात्रा के सर्वर पे। यात्रा का सर्वर जो होता उसमें से वो डेटा लेता, क्या लेता, PNR नंबर, और इसके बाद ध्यान से देखना, ऐसे ही एक वो बनाता, एक क्या बनाता, जेसन के अंदर लिख देता क्या, PNR कोलन और PNR नंबर। सोचो, हमने रिक्वेस्ट हम क्या किए हैं, अभी हम आए यात्रा.com खोले हैं, लॉगिन किए हैं, उसमें हमको दिखा कि नो योर स्टेटस, हम उस उसमें गए हैं, वहाँ पे फिलअप किए अपना PNR नंबर, सर्च बटन पे या ओके गो बटन पे क्या किए, क्लिक किए। यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ गई, IRCTC पे नहीं गई, रिक्वेस्ट कहाँ गई, यात्रा के पास। यात्रा ने PNR नंबर लिया और एक काम किया, उसने बनाई क्या, एक जेसन। उसने क्या बनाई, जेसन, और वो जेसन बनाने के बाद एक रिक्वेस्ट उसने भेजी किसके पास, IRCTC के सर्वर के पास। अब IRCTC का जो सर्वर था वो भी एपीआई जानता है, उसको मिला डेटा किसमें, जेसन में। ठीक है भाई, देखो वो भी ऐसे एपीआई में कोड लिखा है, यात्रा वाला भी किसमें कोड लिखा है, एपीआई के फॉर्मेट में। इसको तुमने डेटा भेजा, जेसन बनाया, जेसन या डेटा यात्रा ने जेसन में बनाया, जेसन बनाने के बाद किसको भेजा, IRCTC को। अब IRCTC पे जो एपीआई का कोड था उसको डेटा मिला, PNR और PNR नंबर फलाना। वो PNR समझ गया ये क्या है, PNR नंबर। वो IRCTC वाला गया अपने डेटा बेस में गया, तो उसने उस PNR नंबर पे ढूंढा, तो उसको डिटेल मिली कि भैया वेटिंग लिस्ट है या कंफर्म है, फला सीट नंबर फला। तो ये भी 10 इन्फॉर्मेशन आई ना कि फलाने ट्रेन है, कोच नंबर S6 है, सीट नंबर ये है, अपर बर्थ है कि लोअर बर्थ है, 10 इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं। तो वो IRCTC के सर्वर ने वो 10 इन्फॉर्मेशन किस में डाली, जेसन में, और इसके बाद उसको भेजा किसके पास, यात्रा के पास। अब फिर यात्रा ने किसको भेजा, हमारे पास। यात्रा और IRCTC इजीली आपस में ट्रांजैक्शन कर पाए, क्यों, एक सबसे बड़ी ताकत क्या, सिंप्लिसिटी, कि एपीआई का जो डेटा का ट्रांजैक्शन लेन देन होता है वो किसमें होता है, या तो जेसन में या तो किसमें, XML में। और ये समझना क्या है, आसान है। इसको .NET भी इजीली समझ लेगा। इसको हमसे तुम कहो किसी भी लैंग्वेज में कहो कि जेसन को रीड करके समझना है, जेसन को प्रिंट कराना है, या कराना हुआ कराना, हम कर देंगे। क्योंकि हर लैंग्वेज में क्वालिटी है कि कैसे जेसन क्रिएट करनी है और कैसे जेसन को क्या करना है, जेसन में जो लिखा है उसे रीड करना है। क्लियर है बात। तो यही बस कहा गया क्या, एपीआई
यही है एपीआई में डेवलपमेंट, मतलब एपीआई के फॉर्मेट में डेवलपमेंट करना। वैसे देखो वो हमारा काम नहीं है, ये किसका काम है? डेवलपर का। हम एपीआई बनाते बनाते कुछ नहीं है भाई, वही काम करने का पहले वो कोड लिख रहा था, सीधे हम यूआई से। अच्छा हम लोग कैसे, अच्छा तुम कहोगे सर जी हम लोग तो क्या यूज करते हैं यूआई, जैसे यहाँ है मान लो हम डिलीट बटन पे क्या किए, क्लिक किए, और ओके बटन पे क्या किए। तो जब यहाँ एक रिक्वेस्ट गई किसके पास? एपीआई के पास। कहाँ? सर्वर पे। एपीआई कहाँ रखी है? सर्वर पे ही। उसमें ये डिटेल गई कि फलाने आदमी की डिटेल जेसन के फॉर्मेट में फलाने आदमी की डिटेल क्या करनी है? डिलीट करनी। और उसने क्या किया? वो गया डेटाबेस में से डिटेल क्या किया? डिलीट कर दिया। तो मतलब जो तुम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट, पहले किसके पास पहुंचेगी? एपीआई के पास। सर्वर पर जो पहुंचेगी तो वही पहले डायरेक्ट कोड से इंटरेक्ट कर रही थी, डायरेक्ट बात कर रही थी, अब डायरेक्ट कोड से बात नहीं करती। किससे बात करती है? एपीआई से। और एपीआई के पीछे उसका क्या लिखा है? कोड लिखा है, ठीक है। और वो जो एपीआई के पीछे लिखा हुआ कोड है वो डेटाबेस से या तो निकालेगा या तो डेटाबेस में जाके क्या करेगा? डालेगा। पहले एक एप्लीकेशन से बात करने का क्या तरीका था? एक क्लाइंट के लिए सिर्फ एक तरीका, और वो क्या है? आप किससे बात करो? यूआई से। और यूआई बात करता था सर्वर के किससे? भाई यूआई रिक्वेस्ट भेजता था कहाँ? सर्वर के कोड के पास। तब सर्वर के कोड से बात होती थी कि नहीं? और फिर इसके बाद सर्वर का कोड जाके करता था। अब वही जो सर्वर के कोड से डायरेक्टली बात हो रही थी, यहां से वहां रिक्वेस्ट जा रही थी, नहीं जाती। बीच में कौन आ गया है? एपीआई। एक चेहरा आ गया है, उस चेहरे से बात होगी, वो चेहरा आगे कोड को चीज देगा, कोड आगे काम करेगा। इसीलिए बोला क्या गया एपीआई को? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या होता है? चेहरा। जहां से बात की जाए उसी को क्या बोलते हैं? जहां से इंटरैक्ट किया जाए उसी को बोलते हैं क्या? इंटरफेस। अब उन्होंने कुछ ऐसा बना, एपीआई बना दी है जिसके थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम के थ्रू भी बात कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। ये बताओ, हमने बताया ना एक उन लोगों ने क्या बनाई है? सॉर्ट एपीआई बनाई है ना। एक एपीआई बनाई है क्या? डिलीट करने। पहले क्या करते थे? तुम यूआई पे जाते थे, यूआई से डिलीट बटन पे क्लिक करते थे, रिक्वेस्ट किसके पास जाती थी? एपीआई के पास, एपीआई कोड के पास, फिर डेटाबेस से जो करना था किया। अगर तुम सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि वो एपीआई कहाँ है, उसका एपीआई का तुम्हें क्या पता हो? एड्रेस पता हो, सारी डिटेल हो, तो तुम चाहो तो डायरेक्टली भी एपीआई के पास रिक्वेस्ट भेज सकते हो और चीज डिलीट हो जाएगी। यार एक चीज ये सिंपल सा समझो यार, कि भाई देख लो, अब वही क्या है साथ में एक, यही क्या है यहाँ पे? एपीआई है। अब यूआई पहले क्या होता था? देखो ध्यान से, अगर यूआई भी बात करेगा तो यूआई भी किससे बात करेगा? जैसे अगर तुम यहां, तुमको लग रहा होगा ना कि सर जी हम तो क्या किए यहाँ पे ये इस पे क्या किए? यादव पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिए, डिटेल आ गई कि नहीं आ गई? डिटेल आ गई कि नहीं आ गई? रिक्वेस्ट गई, सर्वर से रिस्पांस आया, तो याद रख लेना बीच में एक आदमी और बैठा है जिसका नाम क्या है? एपीआई। मिडिल मैन है, इसीलिए एपीआई को क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं क्या? मिडिल लेयर। मिडिल मैन या मिडिल लेयर वर्ड यूज करते हैं। देखो इसको बोलते हैं यूआई लेयर या फ्रंट एंड लेयर। क्या है ये? फ्रंट एंड लेयर। पीछे जो कोड है वो क्या है? बैकएंड है। और बैकएंड में ही एक लेयर है जिसको मिडिल लेयर या क्या बोलते हैं? एपीआई। तो हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं पहले किसके पास पहुंचती है? एपीआई के पास, फिर आगे प्रोसेस होती है, ठीक है। और तो अगर हम सीधे, हमें पता हो एपीआई कहाँ है और हम सीधे एपीआई से क्या करें? बात करें, तो
सोचो अगर हम तुमसे कहें कि जाओ पंकज यादव की डिटेल ढूंढो देखो, इसमें तो तुम क्या करोगे? पहले ब्राउजर लॉन्च करोगे, फिर क्या करोगे? यूआरएल ओपन करोगे, फिर यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे जाके क्या करोगे? फिर इसके बाद क्लिक करोगे। वो क्लिक करके जब तुम खाली होगे तब अंदर पहुंचोगे, फिर लीड्स पे जाओगे, फिर टेबल आएगी, फिर पंकज की डिटेल पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, तब डिटेल आएगी ना। अगर तुम्हें पता हो पंकज की डिटेल या डिटेल उसकी लीड्स की डिटेल लेने वाली एपीआई कौन सी है, तो तुम सीधे उस एपीआई को हिट मार सकते हो एज ए क्लाइंट, और फट से डिटेल आ जाएगी। टाइम कितना लगेगा? हार्डली 2-4 सेकेंड। लेकिन ये कस्टमर का काम है? नहीं, कस्टमर का तो काम क्या है? यूआई से यूज करना। लेकिन यूआई से भी पीछे कौन कॉल होगा? एपीआई। एपीआई किसने बनाई है? डेवलपर ने। हमने तुमने नहीं बनाई है। एपीआई किस लिए डेवलपर ने बनाई है? वही काम करने के लिए जो पहले बिना एपीआई के वो काम कर रहा था। वही सारी फंक्शनलिटी की उसने क्या बनाई है? एपीआई बनाई। और हम जो हैं, हम क्या हैं? हम यूजर नहीं है एप्लीकेशन के, हम टेस्टर हैं। तो हम टेस्ट कर सकते हैं किससे? यूआई से भी। भाई यूआई से भी डिलीट होगा, और डायरेक्ट एपीआई से बोलेंगे तो वो भी क्या करेगा? डिलीट करेगा। तो वही डायरेक्ट एपीआई से बात करके कोई काम करवाने को ही क्या बोलते हैं? जब हम लोग करवाते हैं, हम लोग हवा में भाई मजे लेने के लिए करवाते नहीं, किस लिए कराते हैं? एपीआई से काम टेस्टिंग करने के लिए कि वो एपीआई सही से काम कर रही है या नहीं। उसी को क्या बोलते हैं? एपीआई टेस्टिंग। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम सिंपल सा इतना होगा, बनी हुई एपीआईज होंगी, उनकी हमें पूरी क्या मिलेगी? डिटेल मिलेगी। हमारा काम होगा उन एपीआईज को क्या करना? कॉल करना, और ये देखना वो एपीआई सही से काम कर रही है या नहीं। और टेस्टिंग, जैसे तुम लोग ये नहीं करते हो, एडिट बटन पे क्लिक करके वेरीफाई करते हो कि पेज खुला कि नहीं। ये क्या है? ये यूआई टेस्टिंग है। ये क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग है ना। लेकिन जब तुम इस यूआई पे जो काम कर रहे हैं, उसके पीछे जो एपीआई है, डायरेक्ट अगर हम उस एपीआई से बात करके ये काम करवाना चाहें हम लोग टेस्टिंग के पर्पस से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीआई टेस्टिंग। तुम ही सोचो, आखिर यूआई भी जाके किससे बात करता है? एपीआई से। हम डायरेक्ट एपीआई से पूछ लें? आखिर तो सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से निकाल के किसको ले आनी है? किसको देनी है? एपीआई को ही ना। हम सीधे एपीआई से बात करें तो टाइम मेरा कम है। यही सोचो, यही लीड की डिटेल चेक करने में 5 मिनट लग जाता पंकज की डिटेल। अगर यूआई से इसकी टेस्टिंग करते, तो अगर हम यही एपीआई से मांगते तो हमको कितनी देर में ले देता? 10 सेकंड में या 5 सेकंड में। हम 5 सेकंड में देख लेते चीज सही है कि गलत है। 5 सेकंड में वो दे देता है इंफॉर्मेशन, हम चेक कर लेते सही आया कि गलत आया। क्योंकि भैया जो एपीआई से आएगा वही तो यूआई पे आता है। मतलब यूआई से जाएगा किसके पास? एपीआई के पास। एपीआई से